तो आज हमारी जो क्लास है बच्चों, आज हमारा एक्टिव और पैसिव का है। ये पहले से पता है हम लोगों को, ये डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड। देखो एक्टिव और पैसिव बहुत तकलीफ की चीज़ नहीं है, इतना आसान है जैसे फिंगर टिप्स। क्या चीज़? फिंगर टिप्स। पहले हम समझ लें कि एक्टिव और पैसिव हो करेंगे फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। ऑल फर्स्ट हमें ये जानने की ज़रूरत है एक्टिव से पैसिव की ज़रूरत क्यों। क्या हमारा एक्टिव वॉइस से काम नहीं चल सकता? चल सकता है। तो फिर पैसिव वॉइस की आवश्यकता क्यों? पैसिव वॉइस की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि हमें दोनों वाक्यों की, हमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि हमें चाहिए क्या, सम टाइम हमें कर्ता की ज़रूरत पड़ती है, कभी कर्म की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा है, हम लिखते हैं जरा, ये सब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट नीड। हमारी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अलग अलग नीड होते हैं। सपोज कर लो, मैं ये टॉपिक में क्यों पढ़ा रहा हूँ कि हमें पैसिव वॉइस की ज़रूरत क्यों, एक्टिव वॉइस से हमारा काम क्यों नहीं चलता है। अब सपोज करो तुम घर में हो और तुम्हारी माँ किचन में, तुम्हें पता है कि माँ किचन में है और कोई चीज़ गिरा, तो तुम्हारे दिमाग में प्रश्न क्या आएगा? कोई आवाज़ हुआ, तुम्हारे दिमाग में क्या सोच आएगी, क्या क्वेश्चन उठेगा? दिमाग में आ नहीं रहा किसी के? अरे बोलो ना, क्या? यस सर, क्या गिरा, ये क्वेश्चन उठेगा। माँ अगर किचन में है, हमें पता है कि माँ किचन में है और कोई चीज़ आवाज़ हुई, तो हम क्या पूछेंगे? क्या गिरा? और मान लो हमें ये पता नहीं है कि माँ किचन में है कि नहीं, या कोई नहीं है, हमें ये नहीं पता। आप गए किचन में, देखा दूध गिरा हुआ है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? किसने गिराया? वेरी गुड। किसने गिराया? दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ गया, एक क्या गिरा और दूसरा किसने गिराया। और जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो हमें पता होता है कि सेंटेंस में हमें क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए और एक ऑब्जेक्ट। बीच में क्या होता है? वर्ब होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, आई ड्रैंक द मिल्क। ये हमारा वर्ब, ये क्या है सेंटेंस में, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। पक्का? श्योर। तो हमें, जब हमें ये पता है कि दूध गिरा, तो किसकी खोजेंगे? किसको हम? किसने गिराया। और जब हमें ये पता है कि कौन वहां मौजूद है, फिर क्या पूछेंगे? क्या गिरा। एक बार हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और एक बार ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, ये एक चीज तय हो गई कि हमें पैसिव वॉइस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि कभी हमें कर्ता की आवश्यकता पड़ती है और कभी कर्म की, कभी सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है और कभी ऑब्जेक्ट की। इससे एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं जिससे आपको ये बात समझ में आएगी। डॉन गिरफ्तार किया गया। कौन गिरफ्तार किया गया? क्या यहाँ ज़रूरत है हमें ये जानने की कि किसने गिरफ्तार किया? यस सर। अरे गिरफ्तार करने वाला कौन हो सकता है? तो ये तो अंडरस्टूड है ना। क्या ये बात हमें दिमाग में और पहले से है? गिरफ्तार करने वाला कौन होगा? ऐसा तो है नहीं जाके दुकानदार जाके गिरफ्तार कर लेगा डॉन को। डॉन को गिरफ्तार, किस गिरफ्तार जो वर्ड है यही बताएगा कि आपको करने वाला कौन है। तो समटाइम्स हमें कर्ता की आवश्यकता एकदम नहीं होती, और जब कर्ता की आवश्यकता नहीं होती तो पैसिव वॉइस बनाया जाता। पक्का? क्या जरूरत? मैंने बताया, जब कर्ता का इंपॉर्टेंस नहीं होता या कर्ता की आवश्यकता नहीं होती, तब हमें क्या चाहिए होता है? पैसिव वॉइस। लेट्स सी,
एक एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, क्या वाला? डॉन गिरफ्तार किया गया, चोर गिरफ्तार किया गया। चोर जब गिरफ्तार किया गया तो हमें पता है किसने किया, लिखने की आवश्यकता नहीं है। मरीज का ऑपरेशन किया गया, पता है, तो कहने की जरूरत, इसीलिए हमें पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। कभी हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है तो सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, कभी हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है तो ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं। वो सेंटेंस जिसमें हमारा सब्जेक्ट इस वर्ब का डूअर, ये क्या वर्ब है, इस काम का कर्ता, जिसे हम कहते हैं क्या, डूअर, डूअर करने वाला, डू मीन्स और डूअर करने वाला। इस काम का कर्ता की जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो ये वाक्य कौन सा कहलाता है, एक्टिव, क्योंकि कर्ता एक्टिव होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, एक्टिव होता है। लेकिन पैसिव वॉइस कब पड़ता है, जब ऑब्जेक्ट एक्टिव हो जाए और सब्जेक्ट इनएक्टिव हो जाए, तब पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। आइए देखते हैं जरा, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में हमें आपको क्या देखना है, जब पैसिव वॉइस बनाते, एक ये हमें पता चल गया ना क्या, कि पैसिव वॉइस की आवश्यकता क्यों, कभी हमें कर्ता की आवश्यकता पड़ती है और कभी कर्ता की। जब कर्ता को महत्व देना होता है तो वाक्य होगा एक्टिव, जब कर्ता को महत्व देना होगा तो वाक्य क्या होगा, एक्टिव। तो ये वाक्य कौन सा होगा, एक्टिव। और जब कर्म को देना होगा तो पैसिव। हाँ, ये बात, जब कर्म को महत्व देना है तो देना पर वो अपने से थोड़ा बहुत, और ये हो जाएगा पैसिव, ठीक है ना। तो हमारा ये पक्का हो गया। कोई आपसे अगर ये पूछे कि एक्टिव वॉइस की जरूरत क्यों, पैसिव वॉइस की जरूरत क्यों, तो आप बोलेंगे कर्ता, जब कर्ता को जब महत्व देना हो तो वाक्य एक्टिव होता है, कर्म को जब महत्व देना हो तो वाक्य पैसिव होता है। एग्जाम्पल आप दे देंगे, अगर आपने कुछ किया या किसी ने कुछ किया और सिर्फ अगर हमने कहा मैं दूध पिया, करने वाला कौन, तो उसी को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, तो क्या हो गया, एक्टिव। और अगर हम कहें कि पुलिस चोर गिरफ्तार किया गया, तो कौन इंपॉर्टेंट है यहाँ, ना चोर इंपॉर्टेंट है ना, ये नहीं बताया जा रहा है कि किसने गिरफ्तार, वो तो पक्का है, पता है ना, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका हो गया क्या, एक्टिव और पैसिव वॉइस की हमें आवश्यकता क्यों। अब हम इसको करके देखेंगे, देखो बहुत सरल है ये, इतना सरल। हमने लिखा था यहाँ आई ड्रैंक मिल्क, द नहीं लगाते क्योंकि मिल्क क्या है, मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के पहले अगर जनरलाइज यूज हो तो उसके पहले आर्टिकल द नहीं लगाते। वो द वाली टॉपिक हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी यही चलते हैं, ठीक है। आर्टिकल का टॉपिक बंद, हमें सिर्फ बताना क्या बनाना है, पैसिव वॉइस, क्या बनाना है। और इसमें कितने वर्ड दिख रहे हैं आपको, बीच में क्या है, क्या है ये, पहले क्या है, सब्जेक्ट, और बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट। बस इसी को इधर से उधर, ये हमेशा एक बैरियर का काम करेगा, बाउंड्री लाइन, ऑलवेज इट विल बी इन सेंटर। ये वर्ब जो होगा हमेशा कहाँ होगा, सेंटर में होगा। अब देखो ये सारी हमारी उंगलियों का खेल है, हम देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसमें कितने चीजें हैं, हमारी उंगली कितने हैं, नंबर, रूल इसमें 5 है, सब कितने उंगली हमारे, बस इसी के अकॉर्डिंग जो हम सब कर लेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। आपको यहाँ क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। मैं अगर इसको इस सेंटेंस को नेगेटिव में लिख दूं, आई डू नॉट ड्रिंक, I do not
ड्रिंक मिल्क। अब आपको दिख रहा है? तो कोई जरूरी है, हम प्रेजेंट इंडिफरेंट में लिख दिए हम। वहाँ पर क्या? आई डू नॉट, ओह माय गॉड, ये छोड़ दिया, चलता रहेगा। तो क्या होगा? आई डू नॉट ड्रिंक। तो समझो जरा, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्प करने वाली उंगली हमारी, इसकी हेल्प हमेशा करती है ना। अब इधर आते हैं, ये बीच में हमेशा है, ये सेंटर में, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा बीच में मेन वर्ब है। और एक ये फालतू सी उंगली होती है जिसे हम अगर खोलना चाहें तो नहीं खुलती जल्दी, जैसे लगता है इसको बाई पकड़ लिया है। क्या पकड़ लिया? ये बाई काम देगा, अभी ध्यान देना। देखो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। 5 रूल्स काउंट कराए जाते हैं। कहा जाता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को कर दिया। कहाँ किया? ये सब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, कर दिया कि नहीं कर? देखो कर दिया। सब्जेक्ट इधर से इधर आ गया और ऑब्जेक्ट इधर से इधर आ गया। वेरी गुड। जहां हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है एक्टिव वॉइस में, यहाँ पैसिव वॉइस, जो ये देखो ये क्या था? मिल्क, हमने कर दिया मिल्क को यहाँ कर दिया। अब जहां हेल्पिंग वर्ब होता है पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, लेकिन उसका नाम हम लोग दूसरा रखते हैं। उसका नाम देते हैं बी क्रिया का रूप या बी फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का बी फॉर्म क्या नाम रखते हैं? बी फॉर्म। लेकिन अभी मैं समझा रहा हूँ, जहाँ हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस का होता है वहाँ पैसिव वॉइस के लिए भी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। उस हेल्पिंग वर्ब को हमें बता दिया था, क्या नाम? मैं आपको अभी लिख के दिखा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा कि पैसिव वॉइस का ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे आएगा। मैं अभी लिखने जा रहा हूँ इज। ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब के बदले हमने लगाया। नॉट नॉट रहेगा, ये बीच में आ गए हम लोग यहाँ, ये ऑलवेज बीच में रहेगा। सब इधर इधर जाएंगे लेकिन ये हमेशा कहाँ रहेगा? बीच में। वर्ब हमेशा बीच में। मतलब जरा इधर से काउंट करो, 1 2 3, इधर से काउंट करो 1 2 3। ये क्या सिंबल दे रहा है? ये वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा। पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा कैसा होगा? थर्ड फॉर्म। भूलेगा? गुड। ये हो जाएगा ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होगा? DRUNK। ठीक है, पक्का? बहुत अच्छा। हमने लिख दिया यहाँ, क्या लिखा था? ठीक है, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, यू रहेगा। ठीक है, और यहाँ आते हैं। इसके बाद हमने ये कहाँ करना था? इधर। आई इधर जाता है तो क्या हो जाता है? ये आपको समझाया जाएगा। अब एक चीज बचती है, हमारी 4 उंगलियां हो चुकी हैं, है ना? यही एक उंगली है जिसको खोलने में जैसे लगता है बाई पकड़ लिया, तो ये इसकी सिंबल ये हमें बता रहा है कि यहाँ क्या लिखना है? बाई। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। कितना आसान है, आपकी उंगलियों पे ही है ना। क्या कहा? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को बदल दिया। जो हेल्पिंग वर्ब थी वहां क्या लगाया? बी फॉर्म ऑफ वर्ब। ये एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है, ये पैसिव वॉइस का हेल्पिंग। वेरी गुड। और जो वर्ब जो बीच में हमेशा ये क्या है? वर्ब है। इसका कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म लगता है। करेक्ट। और ये वाली उंगली कौन सी है? बाई वाली उंगली है। हो गया भाई? अब देखो, ये तो हमारा, मैंने इस सेंटेंस को लिखा है किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट। गुड। इसमें तुम्हें जो तकलीफ होने वाली है 2 जगह होने वाली है। एक तो ये कहां से आएगा, दूसरा ये कहां से आएगा। एक तो ये कहां से आएगा, दूसरा ये कहां से आएगा। यानी हेल्पिंग वर्ब कहां से आएगा? बी क्रिया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म कहां से आएगा? स्टॉप हो गया? तो इसको समझने के लिए और इसको समझने के लिए हमें क्या करना है? एक हम चार्ट बनाएंगे। पहले हम लोग जब पढ़ते थे पैसिव वॉइस अपने समय में, तो इसको रटाया जाता था। लेकिन अब हम क्या किए हैं, आपकी सुविधा के लिए हमने एक चार्ट जनरेट किया है। जिसको हेल्पिंग वर्ब याद होगा वो तुरंत उसको देख के एकदम पक्का समझ जाएगा कि कहाँ से पैसिव वॉइस बन रहा है, पैसिव वॉइस का बी फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ से बन रहा है, वो तुरंत आप समझ जाएंगे। आइए थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, हम चार्ट बनाते हैं। आइए देखिए, इसको होल्ड किया जा सकता है।
लग रहा है खूबसूरत बन रहा है। ठीक है, कितने टेंस है भाई हमारे पास? वेरी गुड। पहला क्या है? मैं सब लिखने लगा हूँ, ठीक है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें समाएगा नहीं, देखा जाता है। दूसरा क्या है? इंडेफिनिट। दूसरा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं इसको शार्ट में कर देता हूँ, यहाँ आप समझ लें, कंटिन्यूअस। इसको बाद में वो बना के पीपीटी बना के डाल देंगे। तीसरा होगा परफेक्ट, और चौथा होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। दूसरा क्या है? पास इंडेफिनिट। समझ में आ रहा है ये? पास कंटिन्यूअस। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसके बाद हमें चाहिए इसका हेल्पिंग वर्ब। क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। हमें पता है इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यहाँ मैं लिखता हूँ हेल्पिंग वर्ब। ये हो गया हमारा टेंस, ये हो गया हमारा हेल्पिंग। ये क्या होता है? डू और डन। मैं लिख दिया डू और डन। मैनेज कर लेना। और यहाँ क्या होगा भाई? एम और आर। यहाँ क्या होगा? हैज और हैव। यहाँ होगा हैज बीन और हैव बीन। यहाँ क्या होगा? वेरी गुड। यहाँ क्या होगा? वाज। यहाँ क्या होगा? हैड। यहाँ क्या होगा? हैड बीन। विल और शैल बी विल बी। मैं एक वही लिखता हूँ जो लिखा है ऊपर, जगह थोड़ा कम पड़ेगा यहाँ। विल बी शैल बी मिटा दिया जाएगा बाद में। विल हैव शैल है। विल हैव शैल। मैं एक लिखता हूँ, दूसरा आप लोग समझ लेंगे। और ये हो जाएगा विल हैव बीन। अब हमें क्या करना है? पहले हमने कहा कि हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे इसको हटाया जाता था, हम लोग बहुत मेहनत से रटते थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू डज, और फिर बी क्रिया का रूप रखते थे इज आर एम। लेकिन अब रटना नहीं है। जिसने भी ये चार्ट देखना, एक बार दिमाग में एक बार बस देख ले इसको, वो उसके दिमाग में छप जाए। क्या हो जाएगा? छप जाए। समझते हो? और देखो मैंने क्या बनाया था अभी? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर एक्टिव वॉइस टेंस है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ से आएगा? उसके प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब ही उसका बी क्रिया का रूप बनेगा। इज एम आर। ठीक। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बन रहा है पैसिव वॉइस, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस के लिए सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? खुद ब खुद आ जाएगा, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वाज और
और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है तो वेरी गुड। यहाँ मैं एरो लगा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कहाँ से जा रहा है, और ये हो जाएगा विल बी शैल बी। तय हो गया? वेरी गुड। अब हम एक तो स्किप कर देते हैं, जरा स्किप करके आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। जो हरकत हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ किया था वही हरकत मैं करने वाला हूँ किसके साथ? परफेक्ट के साथ। तो इसका क्या हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। अब बता दो क्या हो जाएगा? हैव बीन और हैव बीन। बहुत अच्छे। और अगर ये पास्ट परफेक्ट का हो तो हैड बीन। बहुत अच्छा, हैड बीन। अब ठीक वही काम कर लो जरा। क्या हो जाएगा? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। बहुत अच्छा, विल हैव बीन। अच्छा एक बात देखो, ये जो नीचे वाला ऊपर ले गए हम, तो इसमें तो कोई चीज खाली, एकदम सब खाली हो गया। ये वाला ये जानो क्यों खाली हुआ? इसलिए खाली हुआ कि इसे तुम्हें बनाना ही नहीं, तुम्हारा वजन घट गया। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे। किसका भाई? जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस हैं इनका पैसिव वॉइस नहीं बनाना होता आपको। पक्का हो गया? अब बारी आई, अभी कितने बचे हमारे पास? 6 हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। देखो 3 तो हमने निकाल दिया। एक और भाई है जिसको निकालना पड़ता है हमें, ये है जिसका नाम है फ्यूचर कंटीन्यूअस। इसका भी पैसिव वॉइस हम लोगों को नहीं बनाना होता। तो सब कितने बनाने हो गए? 8। 6 बनाया हम लोगों ने, 2 और बनाने हैं। गणित का फार्मूला समझते हो क्या? चलो इसी में करते हैं। इसके विक्रिया के रूप के लिए हमें कुछ नहीं करना है। हमें इसको क्या करेंगे? बीइंग लगाएंगे। हम पहले इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। इज एम आर, और जरा हम यहाँ लगा के मल्टीप्लाइड बाई कर दें क्या? बीइंग। तो क्या हो जाएगा ये? ब्रैकेट तोड़ोगे तो क्या होगा? इज बीइंग आर बीइंग एम बीइंग। फार्मूला गणित का हो गया। जगह नहीं था इसलिए मैंने शार्ट में लिखा, नहीं तो मैं फैला के पूरा लिखता। क्या लिखना है? इज बीइंग आर बीइंग और एम बीइंग। हो सकता है जो वीडियो अपलोड हो उसको समझने वालों के लिए दिक्कत होगी, तो इसके लिए एक पीपीटी बना के हम डाल देंगे अलग से, वो समझ में आ जाएगा। यहाँ आप देखें इसका क्या होगा? और मल्टीप्लाइड बाई बीइंग। ये पैसिव वॉइस का हो गया हेल्पिंग वर्ब। ये किसका हेल्पिंग वर्ब है? एक्टिव वॉइस का। ये किसका हेल्पिंग वर्ब है? हालांकि पैसिव वॉइस में इसे हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कहते। क्या कहते हैं? बी फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या कहते हैं? बी वर्ब कहेंगे। बी वर्ब या फॉर्म डाल देते हैं। ठीक, बी फॉर्म वर्ब। ये समझ में आ गया? ये एच बी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। किस प्रकार के वाक्य का? एक्टिव। और ये किस प्रकार के वाक्य का? इससे आपको याद हो जाएगा। इससे बेहतर चार्ट और तरीका आपको बी क्रिया के रूप का लर्न करने का कुछ नहीं हो सकता। कितने लोगों के दिमाग में ये सारी चीजें छप गई? शाबाश, तो 100% हो गया हमारा क्लास। डाउन करो, देखते हैं ऑनलाइन में क्या मजा आता है। ये हमारा पैसिव वॉइस एकदम दिमाग में याद रखो। अभी हम आप 2 एग्जाम्पल हम लोग लेंगे और इसका हम लोग पैसिव वॉइस अभी क्लास में ही हल करेंगे। मैं इसको क्लीन करने जा रहा हूं। सपोज करो हमने एग्जाम्पल ले लिया, आई एट फूड। ठीक है,
3 वर्ड है इसमें, ये वर्ब है, Yes. ये ऑब्जेक्ट है, और ये Subject. बीच में क्या गायब है इसमें? हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसको हमें लगाना ही लगाना है। Yes. क्या करेंगे हम? फूड को, Subject. फूड यहाँ आएगा, Yes. हम लिख दे फूड। अब यहाँ क्या होगा? याद हो गया ना? वास। और ये क्या हो जाएगा? 8 का थर्ड फॉर्म? वेरी गुड, ईटन। Bite. ये इधर आएगा मी, और उसके पहले क्या होगा? Bite. बाई। और ये भाई हो गया हमारा पैसिव वॉइस। पक्का हो गया? Yes. अब इसका दूसरा जो टर्म होगा क्वेश्चन वाला और इंपरेटिव वाला, ये किस तरह के सेंटेंस के लिए है? असर्टिव सेंटेंस के लिए है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का और इंपरेटिव सेंटेंस। ये बेहद आसान है। अब थोड़ा सा मुझे बता दो, एक्सरसाइज भी हो जाए, इसका काम तो होता रहेगा। ये बता दो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का बी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा? विजय मात. वेरी गुड। और उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट का क्या होगा? वाज वर्ब। और फ्यूचर इंडेफिनिट का? शाबाश। और इस तरीके से हम लोग हो गए सफल। कल के लिए एक्सरसाइज होगा और वो होगा इसके लिए बनाने के लिए